नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस क्लास के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन करें तो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना, नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ रीड करिए। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट कितना है, 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने का मतलब क्या समझे यहाँ से आप, कि हमें पता है कि हमेशा डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होगा। मींस जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तभी हम उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 243 है। अब हमें बताना है कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मतलब एन की वैल्यू क्या है। तो चलिए एडजॉइंट देखो, मैं बता देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का जब मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, देख ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए, और जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूं तो ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और इसका होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और इसका होल स्क्वायर। दोनों रिजल्ट को नोट कर लेना। मैं यहाँ पर लगाती हूँ, इसका मतलब दैट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 243 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 3 के पावर n-1, इसका मतलब 243 के इक्वल है। मुझे पता है कि 3 के पावर 5 किसके इक्वल होता है, 243 के इक्वल होता है। इसका मतलब 3 की पावर n-1, 3 की 5 हुआ, बेस सेम है तो ऑब्वियस पावर इक्वल होगी। n-1 5 हुआ, दैट इंप्लाइज n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 6 आएगी, और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास ये कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और नॉन डायगोनल एंट्री जितनी भी होती है वो सारी क्या हो जाती है, 0। यहाँ पर जब आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, ध्यान रखना क्या रहती है। आपके जब भी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, तो उसमें क्या होती है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी डायगोनल एलिमेंट। ये कंडीशन कब है, जब मैट्रिक्स आपकी स्केलर, डायगोनल या आइडेंटिटी हो, तो सभी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आएगा ए क्यूब, ये क्या आएगा, ए क्यूब। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया ए क्यूब, कितने बाय कितने की है मैट्रिक्स, 3/3 की है, 3/3 की है, तो n क्या आएगा, 3। ए क्यूब का स्क्वायर आएगा, और ए क्यूब का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये भाई ए की पावर 6 के इक्वल। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो आपके पास इस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताया था, कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट कब होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। देखो आप कुछ नहीं, आप एक चीज याद रखो, जब इस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए हैज नो सोल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, 1 1 ए। आपने ये लिखा, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद
आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर कंडीशन आती है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस वक्त हमारा सिस्टम क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। मैंने जो बेसिक वीडियो कराई थी डिटर्मिनेंट की, उसमें कराया था, हमारा सिस्टम क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x निकलेगा डेल 1 बाय डेल्टा, y क्या होगा डेल 2 बाय डेल्टा, z क्या होगा डेल 3 बाय डेल्टा, ठीक है। डेल का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डेल 1 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे। फर्स्ट केस आया इफ, अब इसी में हमारा दूसरा केस भी रहेगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन आपके d1 d2 d3, d1 d2 d3 का मतलब ये वाले जो कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट 0 है, तो उस वक्त हमारा सिस्टम क्या होगा, 0 सॉल्यूशन रखेगा, या हम कह सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। क्या रखेगा, 0 सॉल्यूशन रखेगा, या फिर क्या रखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखना एक बार तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो नोट कर लेना, 0 सॉल्यूशन रखेगा या फिर क्या रखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या रखेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तीसरा केस हमारा क्या बनेगा, तीसरा हमारा केस, पहले से 2 केस बन चुके, तीसरे वाले केस से भी 2 केस बनेंगे। कौन सा, यदि आपसे कहे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, तो इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आपको यह बस, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, जब वो कहे क्वेश्चन के अंदर कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 रख देना, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 रख देना, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 रख देना। मोस्टली इस केस से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या बताया, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस आप उस पहले वाले को याद रखो ना रखो, आप इन 3 चीजों को याद रखो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है। समझ में आया। तो यहाँ पर कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि सिस्ट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, आप एक्सपेंड करिए फर्स्ट रो के थ्रू, 2 इंटू, देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, 2 इंटू -2a -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये a -1 आएगा, प्लस 2 इंटू 1 + 2 आएगा, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 0। समझ में आया। यहाँ से मेरा क्या बनेगा, -4a -2 + a -1 + 6 = 0। यहाँ से मेरा बना -3a + 3 = 0, दैट इम्प्लाइज a = 1। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये हो सकता है आपके KVS NVS एस्टेट और ये TGT PGT में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, छोड़ के मत आना। आया समझ में। क्या पूछता है एग्जामिनर, नो सॉल्यूशन कब होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीनों केस में सिर्फ एक काम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 रखना है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो वो क्या कह रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैंने बोला ना हमेशा मोस्टली, क्योंकि वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाता आपसे,
वो सिर्फ लॉजिक पूछता है। आपने जैसे ही नॉन ट्रिवियल देखा, अब देखोगे 1, यहाँ पर आएगा म्यू, जेड का कोफिशिएंट -1, यहाँ से आएगा म्यू, एक्स वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट -1, यहाँ से आएगा 1 1 माइनस म्यू और ये इक्वल टू 0। आया समझ में? अब मैं इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ। लिखना इसके नीचे होता है लेकिन स्पेस कम है, मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ, ये मत सोचना मैंने गलत लिख दिया। देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को जिससे लाई करिए प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। समझ में आया? क्योंकि इवन वाले मैंने फर्स्ट में बताया था, इवन वालों के साथ जैसे A11 1 + 1 2 है, इवन वालों के साथ प्लस आता है। A12 2 और 1 3 है, ओड है, माइनस आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए जहां पर वो एलिमेंट लाई कर रहा है उस कॉलम को, उस रो को छोड़ दो, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस ये आ जाएगा म्यू, -1 -1 + 1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस म्यू माइनस माइनस प्लस म्यू हो गया, अंदर आया म्यू, ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, ये बचेगा -μ² और ये +1 हो गया। यहाँ पर ये आया, ये 1 था आपका, मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या था ये, ठीक है। अब देखिए -1 वो छूट जाएगा, ये म्यू +1 और ये इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा 0, क्या बन जाएगा 0। इसके बाद देखिए ये बनेगा मेरा म्यू +1, ये बनेगा -μ³ + म्यू, यहाँ पर बनेगा -μ -1 इक्वल टू 0। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू भी कैंसिल हो गया, यहाँ से मेरा आया म्यू -μ³ इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज μ³ -μ इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू कॉमन आ गया, ये बना μ², अंदर बनेगा μ² -1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज या तो म्यू 0 होगा या म्यू +-1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। तो कब होगा? इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल कब है? 3 बार। कितनी बार पॉसिबल है? एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ म्यू पर हमारा सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। कब रखेगा? जब म्यू 0 होगा, म्यू +-1 होगा, तभी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा और उस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा? एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ म्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कह सकते हो या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, हर वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ म्यू की 3 वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कह रहा है सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन रखेगा या यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। मेरे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगी तभी मुझे आइडिया होगा। 1 2 1 है, नेक्स्ट है 2 3 1 है, नेक्स्ट है 3 5 2 है, यही है हमारे पास, यही है। मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये आया मेरा 1 2 6 -5 आया, ये -2 आया, यहाँ पर आएगा 4 -3 आएगा, ये +1 आएगा, 10 -9 आया, आ गया यहाँ तक। ये आया मेरा 1, ये आया मेरा 2, यहाँ पर आया 1 1 + 1 2 -2 0 आया। 0 आते ही आपके माइंड में आएगा क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता। फर्स्ट केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता, केस फर्स्ट बनता। 3 सॉल्यूशन तभी वेरी करते हैं जहां यहाँ पर कोई लैम्डा म्यू कोई ऐसी वैल्यू होती, यहाँ पर उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट है। अब है नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब था 3 3 1 ये क्या बन जाते? 0 बन जाते। भाई नो सॉल्यूशन तभी होता 3 3 1, या आप ये भी कह सकते थे नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये भी होती है, यहाँ पर आप डेल्टा 1 निकाल के देखो, डेल्टा 1 निकालिए
डेल्टा 1 निकालोगे तो क्या बनेगा, ये देखिए मैट्रिक्स 1 2 3 है। डेल्टा 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम को इन कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, 3 3 1, और ये आएगा 2 3 5 आएगा, और ये आएगा 1 1 2। अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 बन गया तो आपका सिस्टम नो सॉल्यूशन रखेगा। अगर आपका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 बन जाए और डेल्टा भी 0 हो तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, जब मैं निकालती हूँ 3 2 6 -5 आता है, -2 आता है, ये आएगा 6 -1 आएगा, +1 आएगा, ये 15 -3 आएगा। यहाँ पर मैं देखती हूँ ये 3 आया, ये 10 आया, ये 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब आपका सिस्टम क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। क्या केस था नो सॉल्यूशन वाला, एक बार मैं आपको बता दूं। नो सॉल्यूशन का केस होता है कि यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आ जाए, उसके बाद हम डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 3 निकालते हैं। यदि इन तीनों में कोई भी एक नॉन जीरो है, अगर इन तीनों में कोई भी एक नॉन जीरो है डेल्टा 0 होने के बाद, तो सिस्टम नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यदि ये तीनों के तीनों भी 0 हैं और डेल्टा भी 0 है तो आपका सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। कैसे निकालते हैं, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। कैसे निकालेंगे, आपको क्या काम करना है, डिटर्मिनेंट में कोशिश करनी है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 0 0 बनाओ, या 2 रो को आइडेंटिकल करो, 2 रो को आइडेंटिकल, कॉलम को आइडेंटिकल करो ताकि वैल्यू जल्दी निकले। यहाँ पर देखिए मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट रो से R1 को मैं ऑपरेट कर सकती हूँ 1/5 का स्क्वायर R1, मतलब कहने का मतलब है 1/5 के स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं R1 को तो क्या बचेगा। इसी तरीके से मैं R2 को ऑपरेट क्या कर दूं 1/5 की क्यूब, इसी तरीके से R3 को ऑपरेट कर दूं 1/5 की पावर 4 कर दूं, तो ये क्या बनता है मेरा। यहाँ पर देखिए जब मैं करती हूँ ये 1 बचता है, ये 5 बचता है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ये 5 का स्क्वायर बचेगा। जब मैं 5 की क्यूब से करती हूँ ये 5 की 4 से 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 1/5 का स्क्वायर आया, 1/5 की क्यूब आया, 1/5 की पावर 4 आया। मैं देख रही हूँ कि डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों की तीनों रो सेम है, तीनों की तीनों रो सेम है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम ही आइडेंटिकल होते तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती। यहाँ पर तो 3 की 3 सेम है, तो हर हाल में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब क्वेश्चन लोग देख के बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, क्यों भाई छोड़ना क्यों। देखिए आप एक फॉर्मूले को जानते होंगे, log b to the base a, log b to the base a, ये जो नीचे लिखा रहता है ये बेस कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log b by log a, क्या होगा, log b by log a। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, क्यों ना मैं इस डिटर्मिनेंट में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं हर एंट्री के अंदर। हर एंट्री में अप्लाई करती हूं तो ये बनता है log x by log x, नेक्स्ट बनता है log y by log x, जो बेस है वो नीचे जाएगा, कंफ्यूज मत होना, log z by log x, यही बना। फिर बनेगा log x by log y, फिर बनेगा मेरा log y by log y, log y by log y, फिर मेरा बनेगा log z by log y, log z by log y। नेक्स्ट में क्या बना मेरा log x by log z, फिर बनेगा मेरा log y by log z, और यहां से मेरा बनेगा log z by log z। बन गया?
यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट रो से log 1 बाय log x को कॉमन उठाती हूँ, सेकेंड रो से 1 बाय log y को, थर्ड रो से 1 बाय log z को। क्या बनता है मेरा, कॉमन लेती हूँ, बाहर आता है log x, log y, log z। अंदर क्या आएगा मेरा, अंदर आएगा log x, log y, log z। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, log x, log y, log z। ऐसे ही log x, log y, log z। थर्ड रो में भी log x, तीनों की रो फिर से आइडेंटिकल आ गई। इसका मतलब पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। समझ में आया। तो देखो, जिसको ये फॉर्मूला पता था उसके लिए क्वेश्चन देखते ही 0 बन गया था, और जिसको नहीं पता वो सोचेगा रे ये log के अंदर क्या हो गया। तो मैं कहती हूँ बेसिक जरूर क्लियर होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ए बी सी कोई भी नॉन जीरो है, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं और इक्वल भी नहीं है। तो कह रहा है 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी किसके इक्वल होगा। मैं देखो, मैं इसको लिखती हूँ, हमारे डिटर्मिनेंट है 1 प्लस ए है, 1 है, 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस बी है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 प्लस सी है, यही है हमारे डिटर्मिनेंट। मैं क्या करती हूँ, मैं C1 को ऑपरेट करती हूँ। कैसे ऑपरेट करते हैं हम C1 को, ये ऑपरेशन 1 बाय ए C1, इसका मतलब है C1 को आप A से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से मैं C2 को ऑपरेट करती हूँ 1 बाय बी C2। इसी तरीके से मैं C3 को ऑपरेट करती हूँ 1 बाय सी C3, 1 बाय सी C3 कर दिया। ये देखिए आफ्टर ऑपरेशन ये क्या बनेगा, जब मैं ऑपरेट किया तो A बाहर आ गया 1 बाय ए, यहाँ से B आएगा, यहाँ से C आएगा, तीनों से A बाहर लिया, इससे B बाहर लिया, इससे C बाहर लिया, मेरा बचेगा 1 प्लस 1 बाय ए, ये 1 बाय ए, ये 1 बाय ए, ये बचेगा मेरा 1 बाय बी, ये बचेगा 1 प्लस 1 बाय बी, ये बचेगा 1 बाय बी, ये बचेगा 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 प्लस 1 बाय सी, यही बचा, हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं C1 को ऑपरेट करती हूँ, क्या ऑपरेट करती हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही ऑपरेट कर लो। जब मैं C1 को ऑपरेट करूँगी तो ये देखिए क्या बनेगा, आफ्टर ऑपरेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा मैंने। ये देखो, इसके जस्ट बाद ये स्टेप आएगा हमारा, मैं एरो डाल के लिख रही हूँ, ये यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। ये मेरा बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, यही बना। फिर से मेरा बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए, मैं ऐसे हो जाती हूँ 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, फिर 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। कहाँ से आया, मैंने C1 को ऑपरेट किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो यही आएगा। इसको भी ऑपरेट किया, यही आया, इसको भी ऑपरेट किया, यहाँ पर यही आया, यहाँ पर यही की यही टर्म बचेगी 1 बाय, ये बचेगी 1 बाय बी, ये बचेगी 1 प्लस 1 बाय बी, ये बचेगी 1 बाय बी, फिर ये 1 बाय सी और ये बचेगी 1 प्लस 1 बाय सी। मैं बोल रही हूँ अगर यहाँ पर समझना आ रहा हो। अब देखिए ये इस C1 में भी कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है, इधर भी। C1 में पूरी वैल्यू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसे कॉमन निकाल लूँ। मैं इसे कॉमन निकाल लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसकी मुझे अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आएगा मेरा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। C1 से मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 1 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 बाय बी, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 बाय बी, यहाँ पर बचेगा 1 बाय बी, यहाँ पर बचेगा 1 बाय सी, ये भी 1 बाय सी, 1 प्लस 1 बाय सी, और ये इक्वल टू 0 गिवन है। तो कि प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियस है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होने वाला है नहीं
क्योंकि ए बी सी सभी के सभी नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ये जीरो होगा। इसका मतलब 1 + 1/, देखो दो की प्रोडक्ट जीरो है, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या बी को, ये जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? नन ऑफ दीज। आया समझ में? आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट को हम प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। और लास्ट जो मैंने इससे पहले वीडियो क्लास की थी उसके अंदर मैंने डिटर्मिनेंट्स की सभी सात की सात प्रॉपर्टी लिखी थी, एक बार उनको देख लेना। मैंने कहा था जहां पे यूज होगी मैं उससे रिवाइज करा दूंगी। क्या है इसके अंदर? इस प्रॉपर्टी को एक बार देखना। डी है A1 है प्लस PB1 है। दूसरा है, मैं यहीं से लिख रही हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ये मैंने डी डैश को उठाया, ये वाला पार्ट ये मैंने उठा लिया। अब डी डैश, ध्यान रखना किसी भी कॉलम में अगर कोई दो सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है कॉलम या कोई भी रो, तो हम उसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डी डैश को लिख सकती हूँ A1 A2 A3, फिर क्या आएगा B1 B2 B3, फिर क्या आएगा C1 C2 C3। पहले वाले मैंने यहाँ पे ले लिए, दूसरे वाले मैं अब क्या करती हूँ प्लस में लिखती हूँ PB1, फिर आएगा PB2, फिर आएगा PB3, नेक्स्ट आएगा QC1 QC2 और फिर ये आएगा QC3। क्या होगा? QC3। ऐसे ही होगा RA1 RA2 RA3। लिख लिया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक लिख लिया आपको? उसके बाद क्या करना है, मुझे पता है ये वैल्यू मेरी डिटर्मिनेंट के अंदर डी के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है? डी के इक्वल गिवन है। इसका मतलब मेरा डी डैश क्या आया? डी प्लस में। अब यहां से देखना, मैं फर्स्ट कॉलम में देख रही हूं कि P कॉमन है, सेकंड कॉलम में मैं देख पा रही हूं Q कॉमन है, थर्ड कॉलम में मैं देख के पा रही हूं कि R कॉमन है कॉमन। इसका मतलब मैं फर्स्ट कॉलम से P उठाती हूँ, सेकंड कॉलम से Q उठाती हूँ, थर्ड कॉलम से मैं R उठाती हूँ। उठाया, अंदर क्या बचा मेरा? यहाँ पर बचेगा, क्या बचा मेरा? ये बचा मेरा B1, ये बचेगा मेरा B1, ये बचेगा B2, ये बचेगा B3, ये बचेगा C1, ये C2, ये C3, ये बचेगा A1 A2 A3। अगर ये, अब मैं देख पा रही हूं कि अगर ये A1 A2 A3 यहाँ आ जाए, ये B1 B2 इधर चला जाए, C1 C2 इधर चला जाए, तो क्यों ना ये मेरा D बन जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जब हम इंटरचेंज करते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग रो को हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज करती हूँ, C2 और C3 को। किसको? C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करती हूँ। देखिए जब मैं इंटरचेंज करती हूँ, अब मैं ये वाला पार्ट हटा देती हूँ, जब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ तो क्या आएगा? एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया D प्लस PQR, इसके बाद ये पार्ट आ रहा है, ध्यान रखना क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा B1 B2 B3, ये मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इंटरचेंज करने के बाद A1 A2 A3 और ये जो C1 C2 C3 है ये इधर पहुंच जाएगा C1 C2 C3। मैंने कहा था जैसे इंटरचेंज करोगे साइन बाहर आ जाएगा माइनस। यहां तक एक स्टेप मैंने कर लिया। अब मैं क्या करती हूं, फिर से इन दोनों को इंटरचेंज कर देती हूं। कहने का मतलब C1 और C2 को मैं इंटरचेंज कर देती हूं। जब मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करूंगी तो मेरा क्या बनेगा? ये जैसे ही मैं इंटरचेंज कर रही हूं, मैं इसको इरेज कर दिया है, D डैश मेरा बना D प्लस में माइनस PQR, और ये देखिए ये मेरा बन गया A1 A2 A3,
यहाँ पर मेरा आएगा B1 B2 B3, यहाँ पर मेरा आएगा C1 C2 C3, यही बना इंटरचेंज करने के बाद। यह माइनस एक साइन है, माइनस और आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ से आया जब मैंने इनको इंटरचेंज किया माइनस यहाँ से आया, एक माइनस इनके इंटरचेंज से था, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ये देख पा रही हूँ कि ये वैल्यू फिर से मेरी डी बन गई, इसका मतलब ये क्या बन गया, मेरा पार्ट डी बन गया। इसका मतलब मेरा डी डैश किसके इक्वल हो गया, डी प्लस पी क्यू आर टू डी। समझ में आया? हम डी बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस पी क्यू आर, डी डैश किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस पी क्यू आर इंटू डी के इक्वल। आया समझ में? तो देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने कराए थे, वो याद रखना। अगर उनको सोल्व करना चाहें तो हम इस तरीके से सोल्व भी कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ गया था इतना इजी था, यदि प्रॉपर्टी नहीं पता तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखना, a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, क्या आएगी। यहाँ पर देखना, अगर a b c पाई के इक्वल है तो साइन a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, साइन पाई लिख दिया। यहाँ पर ये बनेगा मेरा साइन b, ये बनेगा मेरा कोस c, ये बनेगा मेरा कोस c। नेक्स्ट बनेगा मेरा माइनस साइन b, ये बनेगा 0, ये बनेगा मेरा tan a, यही बनेगा, ये बनेगा मेरा। अब एक बात देखना, a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, तो ऑब्वियस है a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस सी के इक्वल। यहाँ से कोस ऑफ a प्लस बी मेरा क्या आएगा, कोस ऑफ पाई माइनस सी। कोस पाई माइनस सी आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में है 0 से 90, 90 से 180 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कोस नेगेटिव होगा तो ये क्या बनेगा मेरा, माइनस कोस सी। क्या बना, माइनस कोस सी। तो ये क्या आएगा मेरा, माइनस कोस सी माइनस tan a, और ये मेरा बनेगा 0। यहाँ तक आया समझ में? अब आप क्या करना, साइन पाई की वैल्यू आपको पता है, साइन पाई हो 2 पाई हो सभी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं यहाँ पर साइन पाई की जगह क्या लिख देती हूँ, 0। अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू या फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर लो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। पहले वाला 0 आ ही गया, तो इसका मतलब है आपको इसको तो छोड़ ही देना है, माइनस साइन बी आएगा। यहाँ पर देखना, ये माइनस साइन बी, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, ये 0 प्लस tan a कोस सी आएगा, यही आएगा। दूसरे वाला देखिए, कोस सी आया इस कॉलम, और इस रो को छोड़ दो, ये साइन बी tan a आएगा, यही आएगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आता है मेरा, ये देखिए 0, ये मेरा आएगा माइनस साइन बी, इसको छोड़ दो, ये 0, और ये माइनस tan a कोस सी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरा आएगा प्लस कोस सी, और ये मेरा बनेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस कोस सी, और ये 0। ये यहाँ से मेरा बन रहा है माइनस साइन बी tan a कोस सी, और ये मेरा बनेगा भी, एक बार आप देख लेना, tan a कोस सी साइन बी, ठीक है, और ये मेरा क्या बन गया, 0। कहीं कोई मेरे से मिस्टेक ना होगी हो, आप एक बार रीचेक जरूर कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है, क्योंकि मुझे आंसर याद है कि मे बी ये आंसर हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आंसर इस हिसाब से मेरा 0 आया है, तो हो सकता है कहीं पर मैंने प्लस या माइनस में मिस्टेक की हो, लेकिन एक बार आप रीचेक जरूर कर लेना। मैं भी चेक करूंगी, अगर कोई मुझे लगेगा, मुझे अभी ध्यान नहीं लग रहा कि कोई मिस्टेक है। 0 माइनस साइन बी कोस सी है, माइनस साइन बी से ऑपरेट किया, ये छूट जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है, पाई माइनस सी माइनस कोस सी आएगा। सही है मेरे हिसाब से, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, ठीक है। और ये कोस सी आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा,
तो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है। अब ये यहाँ तक ही था हमारा। इसके बाद अब मैं आपके आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, जो हायर लेवल की मैट्रिक्स है, इसके बाद मैं वो कराऊंगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। अभी 1 से 2 क्लास मैट्रिक्स की होगी, जो हायर लेवल की मैट्रिक्स होगी, जो भी उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं उन्हीं को कवर कराऊंगी। धन्यवाद आज के लिए।